नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 12th एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं, कृषि संकाय के जो छात्र छात्राएं हैं, उनको कॉलेज में घुमाने के लिए लाए हैं। अब ये कॉलेज का नाम है आपका राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय, जो अंबिकापुर में स्थित है। यहाँ पर कृषि के नए नए तकनीकें, कॉलेज के बारे में, उसके अलावा कॉलेज में जो भी सुविधाएँ हैं, उन सभी के सुविधाओं से बच्चों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे, ताकि पढ़ाई के जो इसमें आपको मौसम से संबंधित जानकारी, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, इन सभी के बारे में, टेक्निक के बारे में हम बच्चों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे, ताकि वो अपने दैनिक जीवन में इसका लाभ उठा सके। तो आइए हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। है ना, राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय अंबिकापुर में आपका स्वागत है। यहाँ अपन मधुमक्खी के बारे में जानेंगे। बीज क्या होते हैं, कौन कौन से बीज को हम डोमेस्टिकेटेड कर सकते हैं, कौन से बीज को हम नॉन डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज में आते हैं, कौन सा बीज को हम पाल सकते हैं, कौन सा बीज को नहीं पाल सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम जानेंगे कि मधुमक्खी पालन करने के लिए हमको कैसा स्थान का चयन करना चाहिए और कौन कौन सी पेटी जो होता है उसको हम यूज़ करना चाहिए। ठीक है, क्लियर? वेट, एक मिनट वेट करना। को ज़रूरत होते हैं उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले अपन बता दें कि कहीं भी जहाँ फूल की खेती होती हो या ऐसे जहाँ साल भर खेती होती हो, सब्जी की, बागवानी की, और जहाँ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लगे हों, वैसे क्षेत्र में हम मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। हमारा देश जो है भारत, है ना, उसके अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे आता है वन आच्छादित एरिया में। पता है आप लोग को? 3rd नंबर पे। तो अपन के यहाँ बी फ्लोरा बहुत ज़्यादा है। बी फ्लोरा का बात करूँगा, मतलब उसमें पॉलन और नेक्टर, है ना। फूल पे क्या होता है? पॉलन होता है और नेक्टर होता है। तो ऐसे क्षेत्र में हमको मधुमक्खी पालन करनी चाहिए जहाँ साल भर हमको फूल की खेती होती हो। ठीक है, ताकि मधुमक्खी को भोजन मिल सके। तो हम 3 प्रकार का जो मधुमक्खी है उसको पालते हैं और 2 प्रकार का मधुमक्खी हम लोग नहीं पालते हैं। तो टोटल हमारा कितने स्पीसीज पाए जाते हैं? 5 पाए जाते हैं। तो नंबर 1 ये देसी मधुमक्खी का पेटी है। इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। जो नीचे वाला जो है उसको हम बोलते हैं सुसुखंड, ब्रूड चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रूड चैम्बर। और ऊपर वाला जो है वो शहद खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शहद खंड। इसको अपन लोग क्या करते हैं, सिंगल जो फ्रेम होता है, इस देख रहे हैं फ्रेम, इस फ्रेम में हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल कृत्रिम छत्ता जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग इसमें जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद फिर इसको हम लोग डालते हैं। फिर मधुमक्खी इसमें काम करती है और एक सिंगल कॉलोनी पे केवल 1 रानी होती है। कितनी होती है? और इसमें लगभग 20 से 200 इसमें क्या होते हैं, नर होते हैं, जिसको हम ड्रोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रोन। मोर देन 1000 इसमें क्या होते हैं, श्रमिक होते हैं, जिसको हम वर्कर बीज बोलते हैं। स्टेराइल फीमेल होती हैं, मतलब ये मधुमक्खी बांझ, है ना, मादा मधुमक्खी होती हैं। इसको हम जोड़ के इसके अंदर रखते हैं। ठीक है, और महाराज रखिए। इसके ऊपर क्या होता है, उसका ये क्या होगा, उसमें बच्चों का लालन पालन होगा। मधुमक्खी, एक मधुमक्खी कितने अंडे देती है प्रतिदिन? रानी मधुमक्खी 1800 से 2000। और उसके बाद फिर ये ऊपर जो शहद खंड होता है उसमें क्या होता है, रानी मधुमक्खी क्या होती है, उसमें अंडा बिल्कुल नहीं देती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें सिर्फ कौन आएगा? वर्कर बीज आएंगे। और वर्कर बीज आएंगे, इसमें प्योर शहद भरेंगे, है ना, शहद भरेंगे बोथ साइड, दोनों साइड भरेंगे। भरने के बाद फिर इसको क्या करते हैं हम लोग, छीलन चाकू से हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड को हम लोग क्या करते हैं, छीलते हैं, है ना, अनकैपिंग नाइफ से दोनों तरफ छील लिए। छीलने के बाद फिर क्या करते हैं, इसको हम लोग हनी एक्सट्रैक्टर होता है उसमें डाल के उसका हम क्या करते हैं, हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ हम घुमाते हैं, ताकि उससे दोनों तरह के शहद हमारा बाहर निकल आए। अब इसके बारे में इतना जान लिए। उसके बाद फिर हमारे पे मधुमक्खी पेटी के अलावा हमको क्या क्या चाहिए? पहले तो नकाब है, ये नकाब को पहनना चाहिए, क्योंकि मधुमक्खी क्या तो बहुत एग्रेसिव होते हैं। जो हम नॉन टेक्निकल होते हैं, हम ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, तो हमको क्या फेस पे अटैक करते हैं सबसे पहले मधुमक्खी, जानते हैं। उसके बाद फिर मधुमक्खी के लिए फिर ग्लव्स हाथ में पकड़ते हैं। हैंडलिंग किस में हम करते हैं? हाथ से करते हैं। तो हमको ग्लव्स पहनना जरूरी होता है ना। ये 2 चीज़ हमको महत्वपूर्ण विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए जो नए नए मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। देन इसके बाद अपन क्या करते हैं, इक्विपमेंट्स की बात करते हैं। ये पोलन ट्रैप है। ये पोलन ट्रैप को हम जैसे सामने दिखा होगा, बगल में दिख रहा है पोलन ट्रैप लगा हुआ है। मधुमक्खी का इस तरीके से हाइंड लेग्स, पता है, 4 लेग, मिड लेग, हाइंड लेग। मधुमक्खी में कितने लेग्स होते हैं, कितने पेयर लेग्स? 2 या 3 या 4, 5, 6, कितना होता है? 3 पेयर्स, है ना, 3 जोड़े होते हैं। तो फर्स्ट पेयर जो काम होता है वो एंटीनल क्लीनिंग का काम करता है। एंटीनल क्लीनिंग क्या, फूल पे जब बैठते हैं तो बहुत सारे परागण जो पॉलन होते हैं उनके क्या होते हैं, एंटीने में चिपक जाते हैं, तो उसको साफ करने का काम करता है। फर्स्ट पेयर का काम करता है एंटीना को साफ करने का, है ना। जो हाइंड लेग्स होता है उसमें पॉलन कलेक्शन, जो लेग्स होता है उसमें पॉलन को इकट्ठा करके लेके आता है। तो इस तरीके से इसमें डिज़ाइन क्या होता है, जो स्पेरिकल शेप में दिख रहा है सभी को,
तो ताकि इसमें मधुमक्खी सिर्फ केवल मधुमक्खी ही घुसेगा, उसके अलावा जो भी पार्ट्स लेके आएगा बाहर से, फूल से जो भी हम नेक्टर और पोलन लेके आ रहे हैं, तो नेक्टर हमारे अंदर चले जाएगा, लेकिन पोलन क्या होगा, बाहर इसके अंदर गिर जाएगा। और गिरने के बाद फिर हमको उसको इकट्ठा कर लेंगे, उठाई भी, और इसको हम लगा के फिर पैक कर देंगे इस तरीके से, और हाइव के सामने इसको रख लेंगे। ये पोलन है, ये प्रोडक्ट है। हम मधुमक्खी के उत्पाद के रूप में हम फर्स्ट क्या जानते हैं, शहद जानते हैं। दूसरा पोलन, ये पोलन बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये पिलेट फॉर्म में है, आप लोग देख सकते हैं, इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। एनीवन, कोई आके यहाँ टेस्ट करके देखेगा, कोई भी कैसा है इसका टेस्ट बताएंगे? कुछ नहीं है, फूल से निकला हुआ है डायरेक्ट, है ना। टेस्ट करो, कैसा लग रहा है, खट्टा मीठा कैसा लग रहा है? मीठा है ना। तो इसको हम लोग लगभग प्रोसेसिंग करके 1 किलो का लगभग 2200 रुपये किलो के हिसाब से हम इसको पोलन को बेच सकते हैं। शहद जो होता है 500 रुपये किलो तक बिक जाता है। उसके अलावा प्रोपोलिस स्ट्रिप आता है। उसके बाद आप लोग, मैं क्वींस जो कॉलोनी की बात कर रहा था, एक पूरे कॉलोनी को पूरा डिटेल दिखाता हूँ। ये निकालिए महाराज, ये जो देसी स्पीसीज है, छोटी बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, देसी स्पीसीज को पालन करते हैं, एपिस सेरेना इंडिका, है ना। और ये जो बड़ी वाली जो मधुमक्खी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेलिफेरा, इटालियन बीज बोलते हैं या यूरोपियन बीज बोलते हैं, है ना। ये 1965 के बाद इसको हम मास मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको पालन करके क्या करते हैं हम लोग, शहद इकट्ठा कर रहे हैं, पोलन इकट्ठा कर रहे हैं। ये दिख रहा है कॉलोनी, ये फ्रेश कॉलोनी है। इसमें एक अलग प्रकार की जो दिख रही है मधुमक्खी दिख रही है, ये सबसे बड़ी इसकी एब्डोमेन दिख रही है बड़ी सी, और रानी अगल बगल में सब घूम रहा है, पीछे सबको दिख रहे हैं। पास नहीं आएंगे, मैं जब बुलाऊंगा तो फिर पास आएंगे, है ना। क्या स्टिंग कर लेगा, फिर आप लोग को स्कूल में दिक्कत मत आए, इसलिए दिखा रानी, एब्डोमेन इसका सबसे बड़ा है, इसका जो पेट है सबसे बड़ा है, दिख रहा है पूरा क्लियर सबको। पीछे कोई ऐसा है जो नहीं दिख रहा है? अब उसको जैसे मैं छोड़ूंगा तो देखना स्पेशल दिखेगा। बड़ी दिख रही है सबसे? अब समझ में आ रही है सबको कि रानी मधुमक्खी कैसे होती है। और बाकी जितने श्रमिक मधुमक्खी है, श्रमिक मतलब जो शहद लाने का काम करते हैं। इसमें दिख रहा है पूरा शहद कैसे भरा हुआ है, दिख रहा है, चमक रहा है, शहद दिख रहा है ना। तो इससे हम शहद को क्या करते हैं, ऊपर जो छिलके पूरा बाहर निकालते हैं। और जैसे ये जो पैक दिखाई दे रहा है, दिख रहा है पैक, ये पैक है, इसमें इस सेल में क्या होगा, बच्चे दे चुके हैं रानी, तो इसमें जो पैक है उसमें क्या निकलेंगे, श्रमिक मधुमक्खी निकलेंगे। लेकिन जो उभरा हुआ रहता है, जैसे राउंड शेप बना रहा है, इसमें रानी निकलेगी राउंड शेप में। अंदर कर दिए भैया, इस तरीके से स्पेरिकल शेप में राउंड शेप बनाएगी अलग से हाइव पे, है ना। तो इसमें क्या होगा, रानी मधुमक्खी इससे डेवलपमेंट होगा। और एक सिंगल क्वीन जो होती है, एक हाइव पे कितना क्वीन रहती है, सिंगल, जिसका जीवन काल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, 3 से 5 वर्ष तक। लेकिन जो हम मधुमक्खी पालन करते हैं उसको हम लोग मैक्सिमम कितना साल तक रखते हैं, 3 साल तक रखते हैं। 2 से 3 साल में रानी को क्या करते हैं, बदल देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रानी से हमको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या लेना है, काम लेना है ना। ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा, ये रानी ज़्यादा बच्चे देंगी तब तो हम अच्छे से, हमारा कॉलोनी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, मजबूत रहेगा। तो मजबूत रहेगा तो हम अच्छे से काम करके उसमें से शहद, पोलन, प्रोपोलिस, बी वेनम, मधुमक्खी का जहर भी हम लोग निकालते हैं, है ना। मधुमक्खी का जहर भी हम लोग निकाल के, या मधुमक्खी जिसको गठिया उठिया का बीमारी रहता है, तो क्या करते हैं, वर्कर बीज को हम विंग्स को अच्छे से पकड़ के फिर डायरेक्ट जिस पार्ट्स में, जैसे बोन्स है उसके आसपास मसल्स बॉडी में, हम लोग उसको क्या करते हैं, कट कराते हैं। उसका थोड़ी देर बाद कुछ पत्ती से रगड़ देते हैं, जैसे तुलसी का पत्ता है, प्याज का पत्ता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको मसल्स के रगड़ देते हैं ताकि उसको ज़्यादा स्वेलिंग मत हो, है ना। स्वेलिंग नहीं होगा, फिर क्या होगा, कुछ दिन बाद उसको घुटने का जो दर्द है वो ठीक हो जाता है। तो उसका जो बी वेनम होता है, 1 ग्राम जो बी वेनम होता है, उसका जो वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू लगभग 8 to 10,000 रुपीज़ है। कितना होता है, 10,000 रुपीज़। अपने को पहले पता चला कि अपन को मधुमक्खी पालन किस क्षेत्र में कर सकते हैं, जहाँ साल भर फूल की खेती हो। क्लियर। दूसरी बात, मधुमक्खी पालन करने के लिए हमको क्या चाहिए, मधुपेटी चाहिए, नकाब चाहिए, दस्ताना चाहिए, छिलन चाकू चाहिए। अगर हम पोलन निकाल रहे हैं तो क्या चाहिए, पोलन के लिए निकालने चाहिए पोलन ट्रैप चाहिए। ये पोलन ट्रैप देखा ना आपने। उसके बाद फिर ये स्मोकर है, मधुमक्खी गुस्सा होती हैं इसलिए, है ना। इसमें हम लोग धुआं चालू करके इस तरीके से धुआं देते हैं ताकि इसमें धुआं निकलेगा,
दिख रहा है, हारमोनियम की तरफ है, ये धुआं देना स्टार्ट हो गया है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हाइव के सामने चारों ओर इस तरीके से घुमा के धुआं देते हैं, ताकि मधुमक्खी का जो गुस्सा है लगभग 15 से 20 मिनट के लिए जब हम पेटी चेक करते हैं ताकि वो उनको नुकसान ना हो, ठीक है। और फिर क्या होता है, जैसे हम पेड़ में रानी क्या होती है, जैसे बहुत सारे रानी सेल बन जाते हैं, दिखाया भी रानी सेल, एक पेटी में अगर 3-4 रानी सेल बन रही है तो हमको क्या करना चाहिए, रानी सेल को तोड़ देना चाहिए, नहीं तो मधुमक्खी हमारे भाग जाएंगी, है ना, जिसको स्वार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे हमारे जो रानी मधुमक्खी पेटी में पूरा तैयार हो जाती है तो अपनी रानी जो होती है, पुरानी रानी क्या करती है, ने कुछ बच्चों को लेके बाहर चले जाती है, और कुछ जो रहती हैं जो रानी सेल बनी हुई है और कुछ परिवार उसमें रह जाती हैं, तो बाहर जो निकल के जाती हैं उनको हम बकछूट थैला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बकछूट थैला। तो बाहर निकलती हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उस बकछूट थैला में हम क्या करते हैं, पूरा रानी को, जैसे कहीं किसी दीवार पे बनाया हुआ है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पूरे रानी या पूरा कॉलोनी को पकड़ के इसके अंदर पैक कर लेते हैं। पैक करने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको भर लेते हैं। बकछूट थैला दिख रहा है, तो उसका हम पकड़ के क्या करते हैं, किसी जंगल से या फिर किसी पेड़ के छाल में या फिर भूड़ू वगैरह में बनाया होता है, तो वहाँ से हम लोग निकाल के लेके आते हैं। लाने के बाद फिर क्या करते हैं, उस पूरे कॉलोनी को फिर क्या करते हैं, आसानी पूर्वक उसको हाइव के ऊपर क्या करते हैं, आराम से उसको रख के फिर झड़ाते हैं, और उसके फिर गेट को क्या करते हैं, पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद फिर हम क्वीन गेट लगाते हैं सामने को क्वीन गेट लगाते हैं, ताकि रानी बाहर ना आए, क्योंकि नए घोंसला मिलता है, घर मिलता है, तो उसमें क्या होता है, रानी क्या छोड़ के बाहर चली जाती है। तो उनको कम से कम 2 से 3 दिन तक उनको बिहेवियर जो होता है, 2 से 3 दिन जब तक उसको अपने घर नहीं मान लेती है, तब तक हम क्वीन गेट को नहीं हटाते हैं। फिर जब वो अच्छे से रहना स्टार्ट करते हैं, फिर क्वीन गेट को हम लोग निकाल देते हैं। तो ये तो हम लोग जनरली बातें होगी कि मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, कौन कौन से स्पीसीज़ को कर रहे हैं। तो हमारे देखा पहले देसी प्रजाति, दूसरा हमने देखा क्या, कौन सा स्पीसीज देखा, मेलिफेरा देखा, और एक डंक रहित जो स्टिंगलेस जो बीज बोलते हैं, उसके बारे में डिटेल बताऊंगा अभी। तो 2 स्पीसीज हमने देख लिया। और एक बहुत बड़े जो पेड़ के छाल पे, सेमर के छाल पे जो बनाते हैं, या बड़े बड़े बिल्डिंग से बाहर जो बनाते हैं, जिसको भंवर बोलते हैं, रॉक बीज कहते हैं, उसको सिंगल कॉम बनाती है। कितने बनाती है, सिंगल कॉम। और कैसे बनाते हैं, हॉर्टिकल या ओरिजेंटल, वर्टिकल बनाते हैं, क्षैतिज बनाते हैं कि ऊर्ध्वाधर बनाते हैं, ऊर्ध्वाधर लंबा बनाते हैं, है ना। और एक सिंगल कॉम बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, पैरेलल, एक के बाद एक कॉम बनाते हैं, है ना, क्षैतिज के रूप में एक के बाद एक बनाते जाते हैं। तो 7 फ्रेम बनाते हैं, तो इसको सतघरवा के नाम से भी, देसी भाषा में हम लोग सतघरवा के नाम से भी जानते हैं। मेलिफेरा में हम लोग 10 फ्रेम तक रखते हैं। कितना फ्रेम तक, 10 फ्रेम तक। और जो हनी निकालने का जो अच्छा समय जो होता है ना, अक्टूबर नवंबर से हम निकालते हैं, मार्च तक हम लोग लगभग हनी निकालते हैं, है ना, कि इस समय पोलन और नेक्टर बहुत ज़्यादा फूल पे मिलता है ना। जो क्योंकि गर्मी होती है उस समय हमको फूल ज़्यादा नहीं मिलते हैं, पता है आप लोगों को। और उसके बाद हाइव स्टैंड लगा हुआ है, हाइव स्टैंड में लगा हुआ है, उसके अंदर हम लोग बाउल रखे हैं, बाउल रख के क्या कर रहे हैं, उसमें पानी भरे हैं। इससे क्या होता है, चींटी अंदर नहीं जाती है, और टर्माइट दीमक का प्रकोप होता है, तो दीमक को भी हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। तो हमारे जो मधुमक्खी को नुकसान पहुँचाने वाले जो शत्रु कीट है, उसमें चींटी आती है, और दूसरा में दीमक आता है, और तीसरा नंबर में जिसको हम लोग वास्प कहते हैं, है ना, बर्रो, ये दिख रहा है, ये आते हैं गेट के सामने आएंगे, और क्या करेंगे, एडल्ट जो बीज हैं, युवा बीज को क्या करेंगे, डायरेक्ट पकड़ेंगे और अपने घोंसला में ले जाते हैं खाने के रूप में। तो हमारे कॉलोनी क्या होगा, कमज़ोर होगा या मजबूत होगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो इसको नियंत्रण करने के लिए जिंदा है ना, ये आप लोग लाइव भी देखते जाएंगे तो अगर आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे, है ना। देन इसके बाद फिर जो चमेलियन होता है, छिपकली हो गया, गिरगिट हो गया, ये सभी नुकसान पहुंचाते हैं। फिर प्रीडेटरी बर्ड्स होते हैं, परभक्षी पक्षी भी होते हैं, जो इनको क्या करते हैं, खा जाते हैं। जैसे काला पक्षी होता है, ग्रीन बीटर, जो हरी पक्षी भी होती है, और ब्लैक ड्रोंगो जो काली पक्षी जो मैं बताया, ये दोनों होते हैं कि हाइव के सामने आते हैं और पूरा खा के नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। और मधुमक्खी पालन करने से क्या क्या सावधानी करना चाहिए, तो सबसे पहले जैसे कि हमको जब फूल नहीं है उस अवस्था में हम उनको कृत्रिम भोजन देते हैं, आर्टिफिशियल डाइट देते हैं। क्या देते हैं, कृत्रिम भोजन। तो उसमें क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे शुगर का सॉल्यूशन बना के 1:1 रेशियो, मतलब 1 गिलास शक्कर और 1 गिलास पानी आपस में क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने का तो 1:1 रेशियो बन गया। उसको क्या करते हैं, जैसे एक फीडर आता है, उस फीडर हम लोग डालते हैं, और फीडर में हम लोग भोजन के रूप में उनको देते हैं, ठीक है। और मधुमक्खी जहाँ पालन कर रहे हैं वहाँ ताज़ा पानी करके हम रखते हैं, और उसके ऊपर पत्ता या फ्लोटिंग के लिए, तैरने के लिए कुछ थर्माकोल सीट वगैरह भी डाल सकते हैं, है ना, ताकि हम लोग को दिक्कत मत हो। साल भर मधुमक्खी को क्या मिलेगा, ताज़ा पानी मिलते रहेगा। और जो भोजन हम तैयार किए हैं वो फीडर है ना, ये भोजन पात्र है जिसको बोलते हैं फीडर बोलते हैं, है ना। इसमें हम शुगर सॉल्यूशन बना के इसमें रेडी करते हैं। रेडी करने के बाद इसको हम लोग डायरेक्ट हाइव के अंदर डाल देते हैं, और जो हम फिर उसको बीच में क्या करते हैं, थर्माकोल का सीड भी डाल देते हैं, ताकि मीठे के अंदर जैसे जाकर डूब के मधुमक्खी मरे मत, ठीक है, क्लियर। और कोई डाउट्स होंगे तो बता सकते हैं। मधुमक्खी के पहला प्रोडक्ट क्या है, शहद है। दूसरा क्या है, पराग। तीसरे नंबर पे प्रोपोलिस।
प्रोपोलिस है ना। चौथे नंबर पर क्या है, रॉयल जेली। रॉयल जेली जो क्वीन सेल जो बनी हुई है उसके अंदर है ना, इस विशेष प्रकार का जो डाइट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल जेली बोलते हैं। सफ़ेद कलर का होता है, उसको क्या करते हैं, कॉस्मेटिक में बहुत ज़्यादा यूज़ है, शैम्पू वैम्पू बनाने में भी यूज़ करते हैं। जो बाल वाल झड़ते हैं ना, तो उसका विशेष प्रकार का शैम्पू बना के मार्केट वैल्यू उसका मिलता है। और लास्ट में बी वेनोम, मधुमक्खी का जहर। जहर का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसको गठिया वगैरह का जो है मेडिसिनल वैल्यू भी है ना, गठिया का इलाज करने के लिए भी है, बहुत सारे मेडिसिनल भी वैल्यू है। साथ साथ में स्टिंगलेस बीज के बारे में जानेंगे। क्लियर। ये स्टिंगलेस बीज है, ये कभी डंक नहीं मारती है। इसमें भी एक सिंगल कॉलोनी में एक सिंगल क्वीन होती है। डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं क्वीन कितनी बड़ी होती है, दिख रही है साइज़ में, रानी मधुमक्खी। देन इसके बाद फिर ये श्रमिक मधुमक्खी जो निकल रहे हैं, श्रमिक मधुमक्खी है। ये भी सोशल इंसेक्ट है, एक सामाजिक इंसेक्ट है जो की एक कास्ट बना के रहती है, जैसे एक रानी, श्रमिक और नर। इसमें भी लगभग 20 से 200 नर होते हैं और मोर देन 1000 इसमें क्या होते हैं, श्रमिक होते हैं। और इससे लगभग हम जो शहद निकालते हैं लगभग 200 से 250 ग्राम पर हाइव निकालते हैं। इससे बहुत ही कम शहद निकलता है। और इसका जो हनी होता है एज ए पूरा हम क्या करते हैं, मलहम के रूप में हम यूज़ करते हैं। घाव वाव लगते हैं, चोट वोट लगते हैं तो इंजर्ड जो पार्ट होता है, हम कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं मिलते रहता है तो हम इसको डायरेक्ट क्रीम के रूम पे ही लगा सकते हैं। इतने इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होता है, जिसके कारण हमारे को होने वाले जो घाव में जो नुकसान होने वाले जो फंगल बैक्टीरिया लगते हैं उस सबको भी ये कंट्रोल कर देता है। ठीक है। और उसका जो शहद होता है बहुत ही क्रिस्पी टाइप से होता है, टेस्ट करेंगे तो थोड़ा चटपटा टाइप से लगता है। और इसमें मैं हाँ बोलिए, परेशान कर दिया। हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। इसमें हमारे पास मौसम के कुछ एक्सपर्ट जो टेक्निकल है असिस्टेंट हैं, उनसे भी हम लोग यहाँ पर सलाह लेने का प्रयास करेंगे। जैसे अभी आपने देखा, मैंने जो आपको बताया कि हमारा जो ऑब्जर्वेटरी फैला हुआ है, कितने में फैला हुआ है, 55x36 में फैला हुआ है। ठीक ना। हमारे ऑब्जर्वेटरी जो है इसमें आपको अलग अलग पैरामीटर देखने को मिल रहे हैं। ठीक। इसके अलावा जब हम ये देखते हैं कि जब हमारा जो गोलार्ध है, यानी हमारा जो ग्लोब है, ग्लोब को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक। एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ठीक। तो हमारा जो भारत देश आता है वो किस गोलार्ध में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो जो उत्तरी गोलार्ध में आता है उसके लिए जो यहाँ पास पैमाना लगा हुआ है, जो पैरामीटर लगा हुआ है, वो क्या है, थोड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक। उनकी पोजीशंस, ठीक ना, उनके पोजीशंस थोड़े अलग अलग होते हैं। ठीक ना। तो आइए अब शुरू करते हैं यहाँ से। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, वहाँ मेरे को जाने दो। ठीक। ये है ओस मापी यंत्र। इसको क्या बोलते हैं, ओस मापी यंत्र। ठीक। इसमें क्या होता है कि ये लकड़ी का गुटका होता है। क्या होता है, ये लकड़ी का गुटका होता है। और इसमें जो आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है ना, ये रेड ऑक्साइड का पेंट किया हुआ है। ठीक। रेड ऑक्साइड से पेंट इसलिए किया जाता है कि हमेशा आप देखे होंगे कि जो लकड़ी होता है जब वो मॉइस्चर या कभी भी पानी के संपर्क में आता है तो उसे क्या कर लेता है, मॉइस्चर को गैन कर लेता है। तो ये जो रेड ऑक्साइड पेंट है और ये जो लकड़ी है इसके बीच में बैरियर का काम करता है। ठीक। अगर हम सुबेरे आएंगे, ठीक ना, तो जो ओस रहेगा उसको ये लकड़ी एब्जॉर्ब नहीं किया रहेगा। ठीक ना। इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें रेड ऑक्साइड से पेंट कर देते हैं। एज अ रेड ऑक्साइड क्या करता है, बैरियर का काम करता है। ठीक। और ये इसके अलावा हमको इसको, जैसे इसमें ओस आ गया, ओस आने के बाद हमको मेज़र करना रहता है। उसके लिए हमारे पास एक होता है ड्यू एल्बम। क्या होता है, ड्यू एल्बम होता है। उसमें डिफरेंट फोटोज़ लगे होते हैं। ठीक ना। हर साइज़ के जो भी आपके ओस का जितना भी साइज होता है उस हिसाब से उसमें फोटोग्राफ्स होते हैं, उसको हम लोग मैच करते हैं। ठीक ना। मैच करते हैं जिसमें वो मैच खाता है उसका फिर हम लोग डाटा इसमें क्या कर लेते हैं, कॉपी में नोट कर लेते हैं। और जैसे हमको ये जो दिखने का मिल रहा है, 4 दिख रहे हैं, 4 लकड़ी के गुटके दिख रहे हैं। तो ये जो लगा हुआ है वो 5, फिर 15, फिर ये 50 और फिर 100 सेंटीमीटर में ये लगा हुआ है। ठीक ना। समझ में है? किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो ड्यू एल्बम होता है उसके थ्रू हम इसको मेज़र करते हैं। उसमें डिफरेंट फोटोग्राफ्स होते हैं। ठीक। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? हमेशा ध्यान रखना कि जो मॉइस्चर जो रहता है ना, जैसे हमारे लिए मॉइस्चर क्या होता है, वाटर। प्लांट के लिए कहाँ से मिलता है, वाटर मिलता है ना प्लांट को, मॉइस्चर वहीं से मिलता है डायरेक्ट। पर ये जो होता है ना, ये सेकेंडरी मॉइस्चर का काम करता है। कौन? ओस। ठीक।
किसी भी वेजिटेशन के लिए यानी हमारे प्लांट को ग्रोथ करने के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। पर कभी कभी देखोगे अभी अक्टूबर के बाद पानी ही नहीं गिरा है, 17 अक्टूबर लास्ट पानी गिरा था, उसके बाद पानी ही नहीं गिरा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी वाटर सोर्स के लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं, तो इरिगेशन का यूज़ करते हैं। उसके अलावा ड्यू भी एक फैक्टर होता है इरिगेशन के लिए। क्या होता है, कभी कभी ना जैसे A8 या कभी कभी हमको ये देखने के लिए मिलता है इतने ज़्यादा ओस गिरा होता है कि हम लोग एज अ उसको रेन के थ्रू कंसिडर करना पड़ता है, ठीक ना, समझ रहे हो ना। तो हमेशा मॉइस्चर हमको एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी होता है। तो प्राइमरी हमारा क्या हो गया, जो हमको डायरेक्ट हम लोग वाटर सप्लाई करके जो हम प्लांट को देते हैं, और सेकेंडरी मॉइस्चर क्या हो जाएगा हमारा ओस। ओस बनता कैसे है पहले ये बताओ। अब ये पूरे ओस का फॉर्मेशन कैसे होता है, ड्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है हमारे इन्वायरमेंट में। पानी जो कुछ मात्रा में वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है, हाँ, हाँ। तो वो मतलब कि कुछ बूंदों के रूप में मतलब पौधों के पत्ते पे पड़ते हैं। ठीक है, होता क्या है देखो, अभी के समय में हमारे जो अर्थ है, सनलाइट आ रहे हैं, सबको दिख रहे हैं, ठीक। अर्थ क्या होता है, गर्म होता है, ठीक। अब ये पूरे जब तक सनलाइट रहेगा तब तक अर्थ धीरे धीरे हीट होता रहेगा। ध्यान से सुनना, ठीक ना, क्या होता रहेगा, हीट होता रहेगा। और जैसे रात होगा उसके बाद ये जो हीट है वो वहाँ से क्या होने लगेगा, बाहर निकलना शुरू करेगा, ठीक, बाहर निकलना शुरू करेगा। तो जो एयर होता है ना, जब इस अर्थ, रात के समय की बात बता रहा हूँ, जब इस अर्थ के पास से गुजरता है, ठीक, एयर जब अर्थ के पास से गुजरता है तो वो अपने सेचुरेशन पॉइंट में आ गया होता है। सेचुरेटेड एयर किसको बोलते हैं समझते हो। सेचुरेशन कहने का मतलब ऐसा पॉइंट होता है कि अब वो एयर ज़्यादा अब मॉइस्चर गेन नहीं कर सकता, ठीक। जैसे आप हो, आपको मैं बोलूँगा 5 किलो उठा सकते हो, 2 किलो और डाल दूंगा, सकोगे क्या उठाने, नहीं ना। तो आपका सेचुरेशन पॉइंट क्या हो गया, 5 किलो, ठीक। उसी तरीके से एयर का होता है कि वो एक सेचुरेशन पॉइंट में आने के बाद और मॉइस्चर गेन नहीं कर पाता है। जब वो अर्थ में आता है, यानी हमारे अर्थ के संपर्क में आता है रात के समय, तो और वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, जिसके वजह से जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो हमको पत्तियों में देखने को मिलते हैं। इस तरीके से ओस का फॉर्मेशन होता है। यही प्रेसिपिटेशन का है, जिसको वर्षा बोलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक। ये सही आपका पाला का भी है, जिसको फ्रॉस्ट बोला जाता है। यही लगभग आपके फॉग का भी है। फॉग कैसे बनता है, ओपन पैन इवापोरीमीटर, ठीक ना, इससे हम लोग इवापोरेशन को मेज़र करते हैं। क्या करते हैं, इवापोरेशन, वाष्पोत्सर्जन जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। इवापोरेशन का डेफिनेशन कौन जानता है, किसको बोलते हैं इवापोरेशन, या वाष्पोत्सर्जन किसको बोलते हैं। ह्यूमन सेल में, हमारे सेल में सेल वाल नहीं होता है, ठीक। प्लांट का जो सेल होता है उसमें सेल वाल होता है, जो उसको रिजिडिटी देता है, ठीक। आप देखे होंगे कितना हो टेम्परेचर हो जाता है, प्लांट जहाँ का तहाँ खड़ा ही रहता है कि वहाँ से भाग जाते हैं, नहीं ना। तो वही है, रिजिडिटी देता है, उसको एक डिफाइंड शेप देता है, ठीक। तो चलो हम यहाँ आते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इवापोरेशन को मेज़र करते हैं, ठीक। ये जो दिख रहा है आपको, वेल दिख रहे हैं, इसमें सब आओ सामने आप, इसमें देखो एक नोक दिख रहा होगा, नोक दिख रहा है। इस पॉइंट तक हम लोग को वाटर को लेवल में रखना होता है, ठीक। थोड़ा सा उठा भी सकते हो, थोड़ा सा उठाना है ना, हल्का सा देखो, दिखा एक नोक दिख रहा है, हाँ। तो उसी लेवल तक हम लोग क्या करते हैं, वाटर को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक ना। और यहाँ देखो एक थर्मामीटर लगा हुआ है, ठीक। इससे हम लोग वाटर का क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, ठीक ना, कि कितने समय में कितना टेम्परेचर रहा है। जब भी हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं ना, तो हम लोग सुबह 7 बजे ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ध्यान से सुनना, किसी का ध्यान नहीं है क्या, सुबह 7 बजे ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ठीक। और एक 8:30 बजे ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो जितने वाटर बॉडी रिलेटेड रहते हैं, ठीक ना, पैरामीटर्स, उसका हम लोग 8:30 बजे क्या लेते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो इसका हम लोग कितने बजे ऑब्जर्वेशन लेते हैं, सुबह 8:30 बजे लेते हैं, फिर दोपहर 2 बजे लेते हैं, ठीक। दोपहर 2 बजे। ध्यान रखना कि किस पैरामीटर का किस टाइम में ऑब्जर्वेशन लिया जाता है। तो इसका कितने बजे लिया जाता है, ओनली 8:30 बजे, ठीक। 7 बजे उसका ऑब्जर्वेशन लिया जाता है, ठीक, ओस का, ठीक ना। इसका कितना बजे लिया जाता है, 8:30 बजे लिया जाता है। जैसे अभी मैं क्या करूँगा, आया सुबेरे, मेरे को दिखा कि वो नोक से पानी नीचे चला गया है, ठीक। ये है 2 mm का ये बर्तन है, ठीक। इसमें मैं पानी लाऊंगा और इसमें फिर मैं डालना शुरू करूँगा, ठीक। अभी ये मेंटेन है इसलिए नहीं डाल रहा हूँ, ठीक।
और जिस पॉइंट जितने तक मैं पानी डालूंगा और अगर वो उतने पानी डालने तक में वो लेवल में आ गया वहीं पास मैं रुक जाऊंगा। फिर इसमें देखो मेज़र करने के लिए डाटा लिखा हुआ है ना, उससे फिर मैं देखूंगा कि इसमें मैंने कितने पानी डाला। हाँ, मैंने इसमें 7 mm पानी डाल दिया है, ठीक ना। 0.7 mm हम लोग इसमें क्या डाल दिया है, पानी डाल दिया है। उसको मैं डाटा को नोट कर लिया, ठीक। फिर आज का हो गया और कल जो मैं लिया था दोपहर में भी देखा तो इसमें थोड़ा सा नोक से पानी नीचे जा चुका था, तो उसमें मैं जो पानी डाला कम से कम 1 mm जैसा पानी मैं डाल दिया। तो जो 2 बजे पानी डाला और जो सुबेरे में पानी डाला उन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, आपस में जोड़ दूंगा। तो उससे मेरे को टोटल पता चल जाएगा कि पूरे 24 घंटे में दिन भर में कितना इवापोरेशन हुआ है। ऐसा ही पानी भी गिरता है तो उससे भी हम लोग पता लगाते हैं। जैसे इसमें पानी आया, ठीक ना, पानी इसमें फुल हो गया, ठीक। अगर ओवरफ्लो हो गया है, पानी यहाँ से बाहर निकल गया है, तो हम इवापोरेशन में ओवरफ्लो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ओवरफ्लो लिखते हैं। पर अगर इसमें पानी बाहर ओवरफ्लो नहीं हुआ है तो यहाँ से हम लोग पानी बाहर निकालते हैं, ठीक। पानी बाहर निकालते हैं और एक्चुअल में जितना रेनफॉल हुआ रहता है, जितने सेंटीमीटर में पानी गिरा रहता है, जितने mm पानी गिरी होती है, उससे हम लोग उसको माइनस कर देते हैं, तो एक्चुअल हम लोग को इवापोरेशन मिल जाता है। समझ में आया? इसका नाम क्या है, ओपन पैन इवापोरीमीटर, ठीक है। ये है स्टीवन स्क्रीन, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, स्टीवन स्क्रीन बोलते हैं, ठीक। एक वैज्ञानिक थे स्टीवन नाम के, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जितने भी आपको पैरामीटर्स दिख रहे हैं उसमें वाइट पेंट लगा हुआ है। हाँ। नोटिस किए इस बात को जी। क्यों लगाए हैं वाइट पेंट, बताओ क्यों लगाए हैं वाइट पेंट? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं यहीं पास किसी को जंग नहीं, अगर जैसे भाई आपको गर्मी लग रहा है, सामने आओ, इधर आओ। अच्छा है, आपको गर्मी लग रहा है, एक कैसा कलर का इनका कोट है, ब्लैक। तो हमेशा ब्लैक कलर क्या करता है, उष्मा को अवशोषित करता है। हाँ। अगर हम अदर पेंट का यूज़ करें, ब्लैक कलर पेंट का यूज़ करें, तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा हीट को ऑब्जर्व करना शुरू कर दे। तो क्या हमको सही मेजरमेंट मिलेगा, सही आंकड़े मिलेंगे, सही डाटा मिलेगा? इसीलिए वाइट पेंट का यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, किसी भी प्रकार के ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता है। समझ में आया? समझ में आ गया ना? यही बताना था मेरे को। तो स्टीवन स्क्रीन, इसको देखो क्या रहता है कि जैसे हम किस गोलार्ध में रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में कैसे, अच्छा नहीं लग रहा है, छाया में बैठ जाओ, जाओ छाया में बैठ जाओ, ठीक। तो जितने भी उत्तरी गोलार्ध में जितने भी कंट्री हैं, अगर वो स्टीवन स्क्रीन अपने ऑब्जर्वेटरी में लगाएंगे तो हम उसका डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। किधर होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है ना। अब इसको हम लोग ओपन करते हैं, देखते हैं अब इसके अंदर है क्या, ठीक। लग तो रहा होगा ना कि इसके अंदर क्या है। चलो, जैसे हम स्टीवन स्क्रीन को खोलते हैं तो हमारे पास 4 तापमापी हमको देखने को मिलता है, ठीक। आ जाओ सब अच्छे से देखो, दिख रहा है सबको ना जी। चले जाओ ना, आप छाया में चल जाओ, नहीं पता चला और ज़्यादा कहीं तबीयत वगैरह ख़राब हो गया तो, ठीक। तो हमको यहाँ पर 4 तापमापी देखने को मिल रहे हैं, ठीक। एक है ड्राई बल्ब और एक है वेट बल्ब, ठीक। एक क्या है ड्राई बल्ब और एक क्या है वेट बल्ब। एक क्या है मैक्सिमम और एक क्या है मिनिमम। तो हमेशा हमारे राइट साइड में हमेशा क्या होता है, ड्राई बल्ब होता है, ठीक। अरे वो राइट साइड में हमेशा हमारे पास क्या होता है, वेट बल्ब होता है, और लेफ्ट साइड में हमेशा हमारे पास क्या होता है, ड्राई बल्ब होता है। और अपर में हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए होता है, और लोअर में हमेशा क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है, ठीक। तो हमको जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालना रहता है, ह्यूमिडिटी समझते हो किसको बोलते हैं, आर्द्रता। क्या होता है आर्द्रता, उपस्थित वायु में नमी, जिसको क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। तो उस आर्द्रता को निकालने के लिए, उस आर्द्रता को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्राई बल्ब और वेट बल्ब का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके अलावा यही नहीं है कि हमको ह्यूमिडिटी ही पता नहीं करना होता है, इसके अलावा हमको वेपर प्रेशर, ड्यू पॉइंट, ठीक ना, और भी कई सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनके हमको जानकारी के लिए हमको ड्राई बल्ब और वेट बल्ब का ज़रूरत पड़ता है। इन दोनों में क्या होता है, पारा होता है, ठीक ना, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, पारा होता है, ठीक। और इसके बाद ये जो मैक्सिमम है,
ठीक। मैक्सिमम टेम्परेचर में क्या होता है, पारा होता है, और जो मिनिमम टेम्परेचर वाला जो हमारे पास तापमापी होता है उसमें क्या होता है, एल्कोहल होता है। ठीक, क्या होता है, एल्कोहल होता है। ठीक ना। तो जैसे हम सुबेरे आते हैं, जैसे मैं बताया 7 बजे, तो 7 बजे हम हमेशा क्या लेते हैं, अपना मिनिमम टेम्परेचर का मेज़र करते हैं। ठीक ना, उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। और मैक्सिमम का हमेशा दोपहर 2 बजे, जब 7 बजे हम आते हैं तो हम मैक्सिमम टेम्परेचर को सेट कर देते हैं। ठीक ना, 5 बार उसको, क्या है कि इसमें पारा है, पारा को जब तक आप झटकाओगे नहीं तब तक वो अपने एक्चुअल पॉइंट में नहीं आता है। ठीक ना, इसलिए उसको झटकाना पड़ता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा झटका के फिर उसको क्या करते हैं, हम लोग उसके स्थान पे उसको स्थापित कर देते हैं। ठीक ना। तो अब दोपहर 2 बजे आएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर हमको मिल जाएगा। अभी मिनिमम टेम्परेचर देखो कितना दिख रहे हैं, देख के बताओ। अरे 0 नहीं है, ये 5 है ना, 5, 6, 7, 8, 9, 9.3। आज का मिनिमम टेम्परेचर कितना है, 9.3। और ये देखो जो वेट बल्ब को हमेशा ध्यान रखना कि ये जो वेट बल्ब होता है उसको मस्कुलिन क्लॉथ से हमेशा उसको बांध के हम लोग हमेशा इसमें क्या करते हैं, नमी इसको हमेशा हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक ना, हमेशा इसको वेट कंडीशन में रखना। ठीक, जिसको बोलते हैं साधारण वर्षा मापी यंत्र। आप आगे आ जाओ यार, थोड़ा सा और आगे आ जाओ। ठीक, पकड़ना इसको। ठीक, जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो देखो इसको बोला जाता है कलेक्टर। क्या बोला जाता है इसको, कलेक्टर। तो जब भी पानी गिरता है ना, तो जो भी पानी गिरता है वो इस के सहायता से इस कलेक्टर में आके क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक, जाओ स्टेवन स्क्रीन को खोलना, उसमें मेजरिंग सिलेंडर होगा, लेके आना। ठीक, तो उसमें क्या हो जाता है, ये कलेक्ट हो जाता है। कलेक्ट होगा कि नहीं होगा, होगा ना, कि पानी कहीं और चला जाएगा। ठीक, क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। तो कलेक्ट हो जाने के बाद इसके वाटर को हम लोग फिर मेजरिंग सिलेंडर में क्या करते हैं, डालते हैं। ठीक ना, मेजरिंग सिलेंडर में डालने के बाद फिर उसमें जो रीडिंग होता है, ठीक ना, है सर उसमें लाओ, ये देखो ये है मेजरिंग सिलेंडर। ठीक ना, ये भी mm में है। ठीक, अगर ये सेंटीमीटर में होता तो हमको उसको mm में कन्वर्ट करना पड़ जाता। ठीक, पर ये mm में है तो हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, इसको मेज़र कर लेते हैं। जैसे मैं बताया कि मेज़र करने के बाद वहाँ भी पानी एक्स्ट्रा गया होगा, पानी गिरेगा तो उसमें भी तो पानी इकट्ठा होगा ना कुछ। तो इसमें जो हमने पानी, जो हमको जितना वाटर मिला, जितने mm मिला, और वहाँ से हमने जितना पानी निकाला है, ठीक ना, उससे हम लोग उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक ना, तो उससे पता चल जाता है कि एक्चुअल में इवापोरेशन कितना हुआ है। ठीक ना, इसमें हमको मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ता है, ये खुद ब खुद डाटा को रिकॉर्ड कर लेता है। इसके साथ साथ कितने इंटेंसिटी से, कितनी तीव्रता से पानी गिरी है उसका भी ये डाटा को क्या कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। पर ये एक्चुअल में अभी ख़राब हो चुका है, इसलिए अभी इसका यूज़ नहीं किया जा रहा है। ठीक ना, तो हमारा जो ऑब्जर्वेटरी है ना, वो ए टाइप का ऑब्जर्वेटरी है। ठीक ना, जिसमें आपको ये जो दिख रहा है ना, ये सब ऑटोमेटिक है ना, इसमें हमारा कुछ वर्क नहीं रहता। यहाँ से लेके वहाँ तक ये जितने भी हैं सब ऑटोमेटिक पैरामीटर्स लगे हुए हैं। ठीक ना, ये खुद डाटा कलेक्ट करते हैं और IMD को डाटा क्या कर देते हैं, सेंड कर देते हैं। IMD के बारे में कौन जानता है? IMD के बारे में सुने हो? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जाके 12th के जो मौसम का चैप्टर है ना, अगले बार कभी मिलोगे ना तो ज़रूर पूछूंगा। कोई नहीं पढ़ा है उसको, उसमें सब दिया हुआ है। ओस कैसे बनता है, फॉग कैसे बनता है, पाला कैसे गिरता है, हम भी पढ़े हैं इसलिए हमको पता है। ठीक, जाके अच्छा से पढ़ना उसको। अब इसके बाद है भूप तापमापी यंत्र। इसमें देखो 3 थर्मामीटर लगे हुए हैं। ठीक ना, और ये जो 3 थर्मामीटर जो लगे हुए हैं, हमेशा ध्यान रखना, ये जो स्टेवन स्क्रीन में मैं क्या बताया था वो नॉर्थ के तरफ था, पर ये हमेशा साउथ के तरफ होता है, यह हमेशा साउथ डायरेक्शन में होता है। ठीक ना, और इसमें जो थर्मामीटर लगा हुआ है वो अलग अलग डेप्थ पे लगे हुए हैं। ठीक, आप बोलोगे कि सर सॉइल का टेम्परेचर लेने से क्या फ़ायदा है ना, सबको लग रहा होगा, है ना। तो बात ये है कि सॉइल का टेम्परेचर लेने से फ़ायदा ये है कि बीज का जो अंकुरण होता है, ठीक ना, वो भी एक फिक्स टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही होता है। ठीक ना, अब वहाँ जहाँ आपका बर्फ़बारी होता है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया, हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, वहाँ जाके गेहूँ बो दोगे तो गेहूँ उगेगा वहाँ? काहे नहीं उगेगा? क्योंकि वहाँ वैसा टेम्परेचर बहुत कम होता है। हाँ, ठीक ना, वहाँ वो सीड जर्मिनेट ही नहीं करेगा। दूसरी बात कि जो
हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक ना। तो कई सारे चीज़ें होती हैं जिनके वजह से हमको सॉइल टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ता है। रूट का भी जो ग्रोथ होता है ना, वो भी एक फिक्स टेम्परेचर में भी अच्छे से होता है। अगर वहाँ का टेम्परेचर घट जाए, बढ़ जाए, तो रूट की भी ग्रोथ क्या हो जाने लगती है, इफेक्ट पड़ने लगती है, ठीक ना। तो ये 5, 10 और 20 सेंटीमीटर में लगा हुआ होता है। जो सबसे पहला है वो 5 सेंटीमीटर में लगा हुआ है, फिर 10 सेंटीमीटर में लगा हुआ है, और फिर 20 सेंटीमीटर में लगा हुआ है, ठीक। फिर इसके जो सब में पारा है ना, किसी किसी का पारा टूट गया है, पर है पारा ही है ठीक ना। तो ये इसमें कोई देख के बताओ कितना हो रहा है अभी का, भूमि का तापमान कितने हैं। चलिए फ्यूचर साइंटिस्ट बनोगे तो देख लो। पीएटी निकालना है तो बताओ, और नहीं निकालना है तो ऐसे करो। इन लोग को ये भी बता दीजिएगा कि अगले साल से आईसीआर पीएटी होने वाला है, हाँ हाँ, बाजा बजने वाला है, इसलिए जितना मेहनत कर रहा है इस साल कर लो, वरना फिर ऐसे करोगे ना सर। सही बात है। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 11-12 के बुक को ढंग से पढ़ा था और मैं क्रैक वही किया था। पढ़ो, 11-12 ही पढ़ो, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए मर सही बात है। अब इससे बेटर आने वाले समय में कोई सब्जेक्ट नहीं। और मेरा कंडीशन ऐसा था ना, उस समय 2014 की बात बता रहा हूँ सर, मेरे को मात्र एक ही चीज़ पता था, आईजी के भी, ठीक, आरएमडी, इतना तक मेरे को पता नहीं था कि छत्तीसगढ़ में कॉलेज कितने हैं, कितने कॉलेज, और मैं एग्ज़ाम में बैठा था, ठीक ना। पर हाँ, क्रैक किया और कॉलेज भी लिया और बीएससी भी किया, एमएससी भी किया। मारे तुक्का हम लोग उस समय अब नहीं मार सकते, अब नहीं मार सकते, अलग समय का बात अलग था। वायु की दिशा को पता करते हैं, क्या पता करते हैं, वायु की दिशा को पता करते हैं, वायु सूचक के नाम से जाना जाता है हिंदी। ठीक। देखो, तो ये जो आपको मोटा वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ना, और एक देखो इधर प्लेट टाइप से दिख रहा होगा, तो जो मोटा वाला जिधर भाग है ना, उधर से हवा आ रहा है, और प्लेट वाला भाग जिधर दिख रहा है उधर हवा जा रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो हवा किस दिशा से आ रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट से हवा आ रहा है और साउथ वेस्ट में जा रहा है। समझ में आया। और उसके बाद ये है सूर्य प्रकाश अवधि, जिसको बोलते हैं ब्राइट सनशाइन, ठीक ना। इससे 24 घंटे में कितने समय तक सूर्य बाहर निकला रहा, ठीक ना, उससे हम इसमें क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। इसमें कार्ड लगता है, ठीक ना। 3 प्रकार के कार्ड होते हैं, ठीक। ये देखो जला हुआ दिख रहा है, उसमें देखो बॉल होगा, कांच का बॉल होगा, तो उसमें जब सूर्य का रोशनी पड़ता है ना, तो रोशनी रिफ्लेक्ट होता है और इस कार्ड में पड़ता है, और उसको ये जलाना शुरू कर देता है। तो जिस पॉइंट तक, जहाँ तक जला हुआ होता है, वहाँ तक के डाटा को हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। जैसे इसमें प्लस है ना, ये प्लस वाला दिख रहा है ना, तो प्लस से इस पर 5 लेते हैं, 0.5 लेते हैं, और प्लस से इस तरफ 0.5 लेते हैं। मतलब ये टोटल जल गया तो कितना होगा, 1.0, मतलब 1 घंटा, ठीक। समझ में आया। इसी तरीके से हम लोग पूरे को जोड़ लेते हैं, ठीक ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक वो जला है, 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे, ठीक। और फिर जितना रहता है उसको हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं। कभी कभी 7.4 मिलता है, कभी 7.3 मिलता है, ठीक ना। इसमें 3 प्रकार के कार्ड लगते हैं, विंटर कार्ड होता है, समर कार्ड होता है,